नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम सुर्खियां। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, गिरी में शेर देखने पहुंचे, फोटोग्राफी भी की। राजकोट में कई परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ का 25वां बजट, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गति थीम पर हाथ से लिखा बजट 2025। बोले पीएम आवास बनाने 8,500 करोड़, महतारी बंधन के लिए भी 5,500 करोड़। बिहार में 3.17 लाख करोड़ के बजट को पेश किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया बजट। सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा में सुधार किया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बजट सत्र की जानकारी। 24 से 26 मार्च के बीच होगा बजट सत्र। 90 घंटे कम, आपको बता दें 90 घंटे काम करने की सलाह देने वालों पर भड़के अखिलेश यादव। कहा वर्क एंड लाइफ का बैलेंस भी मानसिक रूप से स्वास्थ्य वातावरण के लिए बना सकता है। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, निजीकरण के विरोध में शक्ति भवन घेरा, लगा रहे मुर्दाबाद के नारे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर, जहां विधानसभा के भीतर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी के विधायक कुलवंत राणा और आम आदमी की पार्टी के विधायक संजीव झा के बीच ये झगड़ा हुआ। दोनों सदस्य विधानसभा में बेकाबू हो गए और उंगली दिखा दिखाकर एक दूसरे पर चढ़कर हमला करने को आतुर दिखे। हालांकि काफी देर बहस और तू में विधानसभा के भीतर चली। इस दौरान एक दूसरे के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक कुलवंत राणा सदन में प्रश्नकाल के दौरान अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोला था और वो लगातार भ्रष्टाचार के मसले पर केजरीवाल को टारगेट कर रहे थे। कुलवंत राणा के नजदीक बैठे आप विधायक संजीव झा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और बैठे बैठे टीका टिप्पणी करने लगे। यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई और दोनों नेता एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। मैं कोई भी जांच होनी चाहिए। जो पूर्व एमएलए हैं उसे पूरे विषय की जांच करा करके क्वालिटी पर जो नहीं हुआ ना लेवल का ध्यान किया गया, निम्न स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ। हूं नहीं बोलना भाई बीच में, मिस्टर हूं नहीं। मैं बोल रहा हूं, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे हुआ हूं नहीं चले, मत ऐसे हूं नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी तुम्हारी, चोरी खुल भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग, तुम ईमानदार हो। बोलते रहे बेशक। इसने हूं कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई हूं बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास हूं करने की? ये कल का बच्चा मेरे से हूं कर रहा है। वक्तव्य जारी रखिए। तो छेड़ रहा है, अनुशासन का पालन करें आप। अरे जो छेड़ रहे हैं अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। हूं कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ। तो मैं बोल नहीं रहा गलती। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपना स्थान ले बैठिए। तेरी जितनी जिंदगी में विशेष उल्लेख में कल का बच्चा जूता फेंक कर बैठा, तेरा गुंड नहीं है। और कम बोला बोला आज के बाद मैं बता रहा हूँ। आज बैठिए। हाँ हाँ बैठिए अध्यक्ष जी। अरे गुंडा तू सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, बेटा बैठ जा, अपना स्थान ले और को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला कुलवंत राणा जी, मैं कुछ बोला हूँ? ऐसे कर बोल रहे। संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। बैठिए। बोल सब लोग बैठेंगे। बोल एक बार सब लोग बैठेंगे। अरे एक मिनट, कुलवंत जी बैठिए। बदतमीज आदमी बैठी से। हाँ करूंगा मैं, तू करूंगा मैं। मेरा सब सबके अनुरोध है, बैठिए सब बैठिए। हाँ समझा। कुलवंत जी आप भी बैठिए। कुलवंत जी आप भी बैठिए। तू माचोर है, तू शरीफ है, तू माचोर है। ऐसे हाँ तू क्या है? क्या है तू? बैठिए, आप बैठिए बैठिए। सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए गुर्जर समाज रेवाड़ी ने गांव बखापुर स्थित बाबा देवनारायण के मंदिर में महापंचायत की। थावर सिंह छावड़ी की अध्यक्षता में हुई इस गुर्जर महापंचायत में 9 बिंदुओं पर चर्चा करके प्रस्ताव पास किया गया।
साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि जो पंचायत के फैसले को नहीं मानेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत में फैसला लिया गया कि जिनमें डीजे पर प्रतिबंध, शादी में भात न्योतने के कार्यक्रम में 11 से अधिक महिलाएं नहीं आएंगे और बर्तन बांटने का रिवाज बंद होगा। शादी में शराब का बार नहीं चलेगा, नहीं लगेगा। शराब ठेका गांव की सीमा में नहीं खोलने देंगे। मांडा झांकने में भी 5 आदमी ही आएंगे और जाएंगे। गुर्जर समाज वहां पंचायत में लिए गए फैसलों को अगर किसी परिवार ने नहीं माना तो उसके सुख दुख में समाज हिस्सा नहीं लेगा। उस पर परिवार का सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया जाएगा। पहला, डीजी पर पूर्ण पाबंदी। दूसरा, रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रोहतक में कांग्रेस की युवा महिला नेता हिमानी नरवाल की गला घोटकर हत्या कर दी गई और उनकी लाश को सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। शनिवार को सूटकेस सांपला बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर के पास पड़ा मिला और जब उसे खोला गया तो युवती के हाथ पैर में मेहंदी लगी हुई, आपको बता दें हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। रोहतक की कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने इस हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि यह लाश हिमानी नरवाल की है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस हत्याकांड का उच्च स्तरीय जांच की मांग की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। हिमानी नरवाल ने 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था और सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़ी पोस्ट और वीडियो डालती रहती थी। वह कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा के समर्थन में प्रचार करती थी और बीजेपी पर कटाक्ष भी करती थी। खबर पटना से है, जहां 2025 में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार का बजट 2025 पेश किया है। इस बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और उनके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। देश में सबसे ज्यादा महिला सिपाही बिहार में हैं, उनकी पोस्टिंग घर के पास करने की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ ही चुनावी वर्ष युवकों को आकर्षित करने के लिए रोजगार बजट पेश करने का भी प्रयास किया है। इसको लेकर बिहार के लोगों के लिए सौगातों की बौछार कर दी गई है। बिहार की कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के आधुनिकीकरण और विकास के लिए कुल 1289 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह बजट पिछले बजट से बड़ा भी है। इस वर्ष के बजट का आकार 3 लाख करोड़ के पार कर गया है। नीतीश सरकार ने वर्ष 2024-25 में 2,78,725.7 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। अन्य सभी बाजार समिति को कार्यशील किया जाएगा, यह सरकार ने घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। विधानसभा में आपको बता दें 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रावधान किए गए हैं। बजट में सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा तोहफा है। कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53% किया जाएगा। अप्रैल से डीए का लाभ मिलेगा। बजट में होम स्टे पॉलिसी के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महतारी सदन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल और कॉलेज में होगी शिक्षकों की भर्ती। नगरीय विकास के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। प्रदेश में एनएसजी की तर्ज पर एससीजी बनेगा। आपको बता दें सीआईएसएफ की तर्ज पर सीआईएसएफ का गठन भी होगा। छत्तीसगढ़ में असीम संभावना। फूड पार्कों की स्थापना हेतु 17 करोड़। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, आईटी आदि में निवेश की इच्छा जताई है। आज हमारी नई औद्योगिक नीति का नतीजा है कि सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए कंपनियां छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क तथा जांजगीर चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का प्रावधान इसी वर्ष 195 करोड़ रुपए के लागत से किया गया है। नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूंजी अनुदान 700 करोड़ रुपया, ब्याज अनुदान 200 करोड़ रुपया और प्रतिपूर्ति अनुदान 100 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। यह पिछले
वर्षों के बजट की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं। अतः फूड पार्कों की स्थापना हेतु 17 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 46 करोड़, इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। ये पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की नई योजना सीएम मोबाइल टावर योजना शुरू हो गई। ये कुछ खास बातें हैं छत्तीसगढ़ के बजट में। मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर काम होगा। तो मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर काम होगा। वहीं छत्तीसगढ़ बजट की महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्यायालय में कंप्यूटरीकरण होगा, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। प्रदेश में जिलों की जीडीपी की गणना होगी। अब टेक्नोलॉजी गति के तीसरे बिंदु पर घोषणा। विशेष समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। तो छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। जांजगीर चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। पीडब्ल्यूडी के लिए 9,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 का ये बजट, जिसकी कुछ अहम बातें। फूड पार्क के लिए 17 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नए उद्योग स्थापना के लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योग विभाग का बजट 1420 करोड़ किया गया है। छत्तीसगढ़ का अनुमानित जीडीपी ग्रोथ 7.5% अनुमानित है। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1.26 लाख आपको बता दें, ये संभावित आय है। रामलला दर्शन के लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। तीर्थ यात्रा योजना के लिए भी बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। षष्ठी पूजा स्थल संरक्षण के लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। और डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी परिक्रमा का निर्माण भी बजट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास के लिए 26 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं। तो नई योजना जिसमें सीएम मोबाइल टावर योजना शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में रेलवे सेवाओं का जल्द ही विस्तार होने जा रहा है, जिससे राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में बड़ी राहत मिलेगी। नया रायपुर से खरसिया तक बनने वाली डबल रेल लाइन से शक्ति जिले के कई गांवों को फायदा होगा। इस नए रेल रूट से जयजयपुर, मालदा गांव, सरकरा और कंचनपुर जैसे गांवों से होकर रेल लाइन गुजरेगी, जिससे इन गांवों में रेलवे स्टेशन बनने की संभावना है। अब इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रेलवे यात्रा के लिए दूर दराज के शक्तिपुर, बाराद्वार या चांपा जैसे स्टेशनों पर नहीं जाना पड़ेगा। रेलगाड़ी यही कहत है, हमरो लोग लइका मन चाक के जहीं ले का होत है। तुम कब सोचे रहे? हाँ हो, नहीं सोचे रहन बेटा, हमान रेलगाड़ी यही कहके अब हमार लोग लइका मन चाक के जहीं। अब हमन ला तो बने सहायता हो जाही कहत हन,
कि आपात का दिन में रेलगाड़ी है गुजरही तो लगे में रेलवे स्टेशन हो जाही तो धूरिया जात रहें गाड़ी बहेज करके तो ये मेरा आ जाही सरकार सहायता कर दी तो बढ़िया है कहत हन। आपात का दिन हो गया बहुत दिन के बाद में सरकार सहायता करिया कहत है तो वो बढ़िया है। हाँ ऑटो साटो करके जावन वही बड़ धूरिया पर है रायपुर बिलासपुर गाड़ी करके जावन किराया में अब ये कर आ जाही बढ़िया नज़दीक में रेलवे स्टेशन बन जाही तो बढ़िया है। और हमारे गांव के टोमरडी भाटापाड़ा का मैं निवासी हूँ और हमारे क्षेत्र से रेल गुजरने वाली है। इस बारे में सर्वे होना है और इसका टेंडर बहुत दिनों से चर्चा में रहा है और अभी लगभग कुछ दिनों के बाद इसका सर्वे होना है। तो निश्चित रूप से यदि हमारे तरफ रेल का स्टेशन यदि बन जाता है तो हम लोगों को बहुत ही सुविधा होगी, क्योंकि यदि हम लोग कहीं भी जाना चाहते हैं तो रेल स्टेशन के लिए 40-50 किलोमीटर शक्ति चांपा यहाँ तक जाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से यदि आ जाता है नज़दीक में तो हम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यह एक वरदान की तरह हम लोगों के लिए साबित होगी। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां ग्वालियर से भिंड होकर इटावा तक जाने वाले नेशनल हाईवे 719 पर लगातार हो रहे हादसों के बाद स्थानीय लोगों का 6 लेन बनाने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। वर्षों से इस मुद्दे पर केवल आश्वासन मिलने के बाद अब संत समाज ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। संत समाज ने शहर के अटेर रोड स्थित बड़े हनुमान मंदिर पर एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन अखंड आंदोलन शुरू किया जाएगा। अखिल भारतीय संत समिति के जिला अध्यक्ष संत कालीदास महाराज ने बताया कि इस आंदोलन के तहत हाईवे को 6 लेन बनाने और गौ अभयारण्य बनाने की मांग की जाएगी। इस आंदोलन के लिए गांव-गांव जाकर समाज सेवियों और संत समाज द्वारा अभियान चलाया जाएगा, जो 3 मार्च से 9 अप्रैल तक तेजी से चलेगा। ये कदम संत समाज और समाज सेवियों द्वारा समाज के कल्याण के लिए उठाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बढ़ते अपराध, लूटपाट और गोलीकांड को लेकर कांग्रेस और क्षत्रिय समाज सर्व समाज ने आज एक सामूहिक सभा आयोजित की है। इस दौरान पूर्व विधायक सत्यपाल सिकरवार के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक रैली निकाली। समाज ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए गुंडा राज को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुरैना में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने की मांग की गई। के हौसले बहुत ज्यादा रुक करते हैं अगली अहम खबर का। बांदा से अगली अहम खबर, जहां अंतिम संस्कार की बाट जोती शहजादी की लाश दुबई में अपनों की बाट जोती नजर आ रही है। आपको बता दें, अपनों की बाट अब शहजादी की लाश जो हो रही है। 15 फरवरी को दुबई में दी गई थी शहजादी को फांसी। माता पिता ने सरकार से लाश मंगवाने की गुजारिश की। अंतिम संस्कार के लिए दुबई सरकार से लाश की मांग की गई है। वहीं 5 मार्च को दुबई में होगा शहजादी का अंतिम संस्कार। बिना परिवार की उपस्थिति में, मां बाप की उपस्थिति में यह अंतिम संस्कार होगा। माता पिता आखिरी समय बेटी का चेहरा न देख पाने का उनको मलाल है। दुबई सरकार ने हालांकि माता पिता को आने की इजाजत दे दी है, लेकिन बिना पैसे के अंतिम संस्कार में कैसे पहुंचेंगे परिजन। मटौन थाना के गोयरा मुगली की रहने वाली थी शहजादी। तो बांदा जनपद से अहम खबर आपको दिखा रहे। 4 माह के बच्चे की हत्या के मामले में बांदा की शहजादी को फांसी दी गई। तो दुबई सरकार ने माता पिता को हालांकि आने की इजाजत जरूर दी है, लेकिन पैसे की तंगहाली की वजह से बिना पैसे के अंतिम संस्कार में परिजन दुबई कैसे पहुंचेंगे। तो परिजनों ने मांग की है दुबई सरकार से, जो महिला की लाश है उसको लौटाने की मांग की है। भारत सरकार से भी मांग की है कि उनकी बेटी की जो लाश है उसको वापस लाया जाए।
राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में नगर निगम की सरकारी जमीन पर लगातार प्लाट बनाकर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। शिकायत के बाद सरोजनी नगर तहसील उप जिलाधिकारी सचिन कुमार वर्मा ने मौके पर निरीक्षण किया। 3 दिन पहले किया था ये निरीक्षण। उसके तत्काल बाद सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सरकार शासकीय जमीन सुरक्षित करने का आदेश दिया गया था उनके द्वारा, जिसके बाद सोमवार को नगर निगम व राजस्व तहसील टीम अमौसी ग्राम सभा में भूमाफियाओं द्वारा प्लाट बनाकर बेचे गए नंबरों पर कार्रवाई करने पहुंचे। मौके पर पहुंची टीम ने बताया कि लगभग 8 बीघा जमीन को सुरक्षित कराया गया है, जिसमें माफियाओं द्वारा प्लाट बनाकर बेच दिया गया था। उनकी बाउंड्री वॉल जेसीबी द्वारा ध्वस्त की गई, जिसकी मालियत लगभग 5,73,24,400 रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई के बाद मौके पर जिन लोगों को भूमाफियाओं द्वारा प्लाट दिए गए थे वह पहुंचे और अपनी आपबीती बताई, जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर द्वारा उन्हें यहां प्लाट दिया गया और आज जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। ये भी बताया कि कई बार इस जमीन को नपाई हो चुकी है और कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन आज फिर मौके पर टीम ने पहुंचकर कब्जा मुक्त कराया। मामला ये है कि बिल्कुल सही जमीन है, उसकी बाउंड्री बार बार तोड़ दी जा रही है और जो खलिहान में मकान बना हुआ है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब भाई लेखपाल से तो हम 2-3 बार पैमाइश कराने के बाद ये जमीन लिए, तब नहीं बताया कि नजुल में है, और अब 2 बार हम बाउंड्री करा चुके, दोनों बार गिरा दिया जा रहा है कह के कि हमारा नजुल में है, जबकि नजुल के जमीन में खलिहान जो है उसमें मकान बना हुआ है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और हमारा बार बार बाउंड्री गिरा दिया जा रहा है। तो अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के कांठ रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना उस वक्त हुई जब 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार लोग सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कांठ रोड पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सर हमारे जो भाई थे चचेर भाई, और तो कल एक्सीडेंट हुआ छाई मिलक के पास। ये शादी में गए थे, उधर से वापसी करते हुए एक कैंटर आ रहा था, उसमें पीछे से जो है क्या नाम है बाइक को ठोका और उसके बाद फिर एक दूसरी बाइक भी ठोकी, जिससे जो है हमारे जो भाई की जो पत्नी थी वो तो मौके पे ही ख़त्म हो गई और भाई को जो है कांट के लिए क्या नाम है एम्बुलेंस में ले जाया गया, वो वहाँ जाकर सवार हो गए। और दूसरी जो बाइक थी उसके साथ भी एक जो है मौत हो गई है। उसको 2 क्या नाम है वो बैठे हुए थे सवारी, एक सवारी जो है क्या नाम है वहाँ पर ICU में मुरादाबाद भर्ती है। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज से उन्नाव जाने वाले मार्ग पर ग्राम मुगुलपुर के पास, आपको बता दें मुगुलपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि दोनों छात्र आपस में सगे भाई हैं। दोनों कक्षा 12वीं की परीक्षा देने जा रहे थे, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरे को कानपुर रेफर किया गया। आपको बता दें कि आदर्श नगर कोतवाली सदर उन्नाव के रहने वाले शिवम और शिवपूजन मोटरसाइकिल से 12वीं की परीक्षा देने जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छात्र सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। उमाखेड़ा थाना बीगापुर उन्नाव निवासी शिवम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्थानीय पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस सड़क पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है। सुबह 7 बजे के पहले निकले थे और वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे थे 12th का। जी। कहाँ पे हादसा हुआ पता है? हादसा ये मनोकामना मंदिर के आगे पंडित ढाबा पड़ता है, उसी के पहले। जो टक्कर मारी गाड़ी ने पकड़ गई है? शायद पकड़ गई है वहीं पे। अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं।
सूचना कैसे मिली आपको? सूचना उनकी मम्मी के फ़ोन में फ़ोन आया था। घायल भी है इसमें? हाँ। वो कहाँ भर्ती है? वो हाईलाइट के लिए रेफ़र किया गया था, उसके बाद वहाँ से भी लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया। फिर वहाँ मतलब उनकी सांस में दिक्कत होने लगी, फिर सहारा हॉस्पिटल लेके गए कानपुर में। कुशीनगर के कसिया विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत चकदैया और सामपुर का उपनिदेशक पंचायती राज ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान आलोक कुमार प्रियदर्शी, डीपीआरओ कुशीनगर, ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से पुरस्कृत इन ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण कर उपनिदेशक ने कार्यों की गुणवत्ता और स्थिति का मूल्यांकन किया। यह निरीक्षण पंचायतों में स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों की दिशा में हो रहे प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला को उनके बेटों ने इलाज के नाम पर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन जब 2 दिन में महिला स्वस्थ हो गई तो बेटों ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। 65 वर्षीय निर्मला देवी, जो रुचि खंड की निवासी हैं, उनको आंखों की समस्या के इलाज के लिए करीब 1.5 महीने पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उन्हें आराम मिल गया, लेकिन दोनों बेटों ने उन्हें लेने से मना कर दिया। इस बीच वृद्ध महिला अपने घर का पता भूल गई थी और फोन पर मदद लेने के बावजूद दोनों बेटों ने उन्हें आश्रय देने से मना कर दिया। परेशान होकर निर्मला देवी ने पुलिस से मदद मांगी और हजरतगंज थाने पहुंच गई। थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने वृद्ध महिला की बातों को सुना और दोनों बेटों के नंबर जुटाकर उन्हें थाने बुलाया। पुलिस ने दोनों बेटों को फटकार लगाते हुए वृद्ध मां को उनके हवाले किया और साथ ही इन्हें सख्त हिदायत दी कि वो हर 15 दिन में वृद्ध महिला की देखभाल और कुशलता की रिपोर्ट थाने में दे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर जनपद बहराइच से है, जहां होली के त्यौहार पर नशा मुक्त अभियान के तहत फखरपुर पुलिस ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत थानाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में फखरपुर पुलिस ने डफरापुर गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया। डफरापुर घासीपुर में आयोजित ग्राम चौपाल में उप निरीक्षक सुदामा, उप निरीक्षक राजनारायण त्रिपाठी, महिला आरक्षी शिल्पी अपर्णा ने ग्रामीणों को नशीली दवाओं व मादक पदार्थों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। महिला आरक्षी शिल्पी ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि नशे की लत लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। इससे शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जाता है और अनेक बीमारियां हो जाती हैं और अंत में मौत भी हो सकती है। इसलिए नशे से बचें। उप निरीक्षक सुदामा ने बताया कि त्योहार में नशे के लत से बचें और परिवार के साथ खुशियां मनाएं। वहीं थानाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि होली के त्यौहार में लोग नशा ना करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशे से कई परिवारों के घर उजड़ जाते हैं, नशे की हालत में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। त्योहारों पर कई नशे की लत से कई घरों में आपस में विवाद हो जाते हैं। इसलिए इस बार नशे के लत से दूर रहकर बच्चों और परिवार व रिश्तेदारों को महत्व दें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर रंग न डालें, कोई अफवाह न फैलाएं और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। एसओ राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि गांव चौपाल लगाकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अन्य गांवों में भी चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। फखरपुर पुलिस की इस पहल को लोगों ने जमकर सराहा। भी निर्देश हो गया कि आगे और पीछे दोनों जो लोग गाड़ी चलाए और जो पीछे बैठे दोनों लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं रोज जाना हमारे थाने में 1 आदमी 2 आदमी जरूर एक्सीडेंट से मर रहा है। और शराब सबसे बड़ी, जितनी औरतों के घर में जिसके यहाँ शराब पीने वाले लोग हमारे थाने में होते हैं, शराब मेरा पता शराब पीने। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर आजमगढ़ से, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के अराजी हथियार आपको बता दें हथियागढ़ व मदरही गांव की सिवान में सोमवार की सुबह गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 3 किसानों की लगभग 25 बीघे गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। आगजनी की इस घटना में गांव निवासी यमुना प्रसाद यादव का लगभग 10 बीघा, मुराती देवी का लगभग 10 बीघा और गीता देवी का 5 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। दिन के लगभग 12 बजे प्रभावित परिवार के सभी सदस्य अपने अपने घर पर थे। धुआं उठता देख खेत की तरफ दौड़े। गन्ना को जलता देख आनन फानन में पास स्थित ट्यूबवेल चालू कराकर पाइप से पानी ले जाकर ट्रैक्टर से गन्ने को रौंदा और 2 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया।
विभाग के अधिकारियों की गलती है, पर्ची नहीं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मुजफ्फरनगर के निजी चिकित्सालय में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने चिकित्सक व हॉस्पिटल के स्टाफ पर लापरवाही बरतने और मरीज के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ कर अब जमकर हंगामा किया। शादी की सालगिरह के दिन हुई पत्नी की मौत को लेकर पति सदमे में था और उसका रो रो कर बुरा हाल था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। गांव निर्गाजनी निवासी सुमित की पत्नी पूनम गर्भवती थी। 28 फरवरी को प्रसव हेतु सुमित अपनी पत्नी पूनम को लेकर जानसठ रोड के जैन मिलन विहार स्थित गर्ग हॉस्पिटल आया था। परिजनों के अनुसार प्रसव के दौरान 23 वर्षीय पूनम ने कन्या को जन्म दिया। प्रसव के बाद चिकित्सक ने 3 दिन तक प्रसूता पूनम को अस्पताल में ही भर्ती रखने का परामर्श दिया। परिजनों का आरोप है कि भर्ती रहने के दौरान यहां के चिकित्सकों ने मरीज का शोषण शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सक द्वारा पूनम को थप्पड़ तक मारे गए। पति सुमित ने इसका विरोध किया तो चिकित्सक ने प्रसूता को मेंटल तक करार दे दिया। रविवार को सुबह पूनम की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। गर्भ हॉस्पिटल में लेके आए थे। क्या हुआ था? प्रेग्नेंट थी, इसके लिए ऑपरेशन बोला था डॉक्टर साहब। नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है जी। ठीक है। मैंने बोला कब तक छुट्टी हो जाएगी? उन्होंने कहा 4-5 दिन लग जाएंगे। फिर बोले कहने लगे ड्रामे कर रही है। डॉक्टर साहब ने रैप्टे मारे, डॉक्टर ने रैप्टे मारे। इसके क्या हुआ? घटना ये हुई है, क्या नाम मैं कहने लगे डॉक्टर साहब को, मैं कहना ठीक है कोई बात नहीं छुट्टी हो जाएगी। फिर बोला मैंने दिखाऊंगा देख लो ठीक है। फिर वो रापट का निशान आज भी है, लाल हो रहा है जी। मामला है जिसे डॉक्टर साहब को हमने ऑपरेशन कराया ना, ऑपरेशन कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। शाम के टाइम में नगामा का भाई ये दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा, इसने कहा तो ड्रामा कर रही। बाबा जी देख तो ले सो, पैसे आपको पूरे नहीं दिए गए हमने। इन्होंने 45,000 करा, मैं 45,000 हमने 1 रुपया भी कम नहीं कहा है ना पैसे कर देगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मैं रात घर चला गया, रात ही में से भाई ये रापट मारा इसने। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कानपुर के चित्रा इंटर कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर अभिभावकों द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। अभिभावकों का कहना था कि उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन उक्त ब्रांच में कराया था, जहां पर वह विगत कई शैक्षिक सत्रों से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिसमें से कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थी शामिल हैं। उनको उक्त स्कूल के प्रबंधक द्वारा अपनी एक अन्य शाखा चित्रा इंटर कॉलेज गला मंडी शाखा कानपुर नगर में बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ही भेजना चालू कर दिया गया, जिसका विरोध अभिभावकों द्वारा करने पर उक्त शाखा के प्रबंधक द्वारा जबरदस्ती उक्त शाखा वसंत विहार नौबस्ता से अपनी एक अन्य शाखा गला मंडी में स्थानांतरित करने की धमकी दी जा रही है। जबकि गला मंडी शाखा में बच्चे वहां की अव्यवस्थाओं के चलते जाना नहीं चाहते हैं और ऐसा न करने पर बच्चों के भविष्य को चौपट करने की धमकी दी जा रही है। जबकि बच्चों के द्वारा कक्षा 10 और 12 तक की शिक्षा उक्त बसंत विहार ब्रांच में ही ग्रहण करने की बात कही जा रही। साथ ही धमकी दी जा रही है कि गला मंडी शाखा में पेपर आकर नहीं देने पर फेल कर दिया जाएगा। हमारे बच्चे और सही जितने बच्चे आए हुए हैं, एडमिशन बसंत विहार शाखा पड़ती है चित्रा पब्लिक स्कूल, सभी बच्चे वहाँ पे एडमिशन हुआ था। विगत कई सत्रों से वहाँ शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद अचानक ही वहाँ के प्रबंधक द्वारा यह निर्णय ले लिया गया बिना बताए किसी को कि एक अन्य शाखा इनकी चलती है गल्ला मंडी में, चित्रा पब्लिक स्कूल की ही शाखा है वो, और वहाँ पे इनको भेजने का निर्णय ले लिया गया। हमारा मात्र इतना कहना है कि जब बच्चे हमारे, जो कोई भी गार्जियन एडमिशन करवाता है अपने बच्चों का अपनी सुविधा अनुसार और वहाँ के जो अच्छे स्कूल हैं, वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है, वहाँ करवाता है। जबकि चित्रा का जो वहाँ का जो ब्रांच है वहाँ का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं, बच्चे वहाँ जाना ही चाहते हैं और बराबर दबाव बना रहे हैं कि बसंत विहार ब्रांच से गल्ला मंडी ब्रांच में ट्रांसफ़र करेंगे, स्कूल हमारा ही है, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। कानपुर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग व राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आज दिव्यांगजनों के पेंशन, रोजगार के लिए ऋण आदि समस्याओं के समाधान के लिए कैंप का आयोजन बर्रा 8 सब्जी मंडी में आयोजित किया गया। कैंप में जिन दिव्यांगजनों की पेंशन NPCI न होने के कारण उनके खाते में नहीं पहुंच पाई, उसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कैंप स्थल पर
खाता खोला गया। कैंप स्थल पर कृत्रिम अंग उपकरण के फॉर्म भी भरे गए। रोजगार के लिए ऋण की जानकारी दिव्यांगजनों को दी गई। कैंप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कर्मचारी मौजूद रहकर दिव्यांगजनों का NPCI खाता खोला गया। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 5 मार्च को 3/223 विष्णुपुरी निकट गुरुद्वारा नवाबगंज में कैंप लगेगा। जिन दिव्यांगजनों की पेंशन रुकी है वो कैंप में आकर के अपना नया खाता खुलवा लें, जिससे उनके खाते में पेंशन भिजवाने की व्यवस्था की जा सके। आज जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों की पेंशन, कृत्रिम अंग और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लाभ दिलाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। ये 10 कैंप पूरे शहर में लगने हैं। 5 मार्च को 3/223 विष्णुपुरी नवाबगंज में गुरुद्वारा के बगल में कैंप लगेगा। जिन लोगों की पेंशन रुकी है और NPCI बैंकों द्वारा नहीं किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से यहाँ खाता खुला जा रहा कैंपों में, वो आकर अपना नया खाता खुलवा लें, जिससे उनकी पेंशन उस खाते में पहुँच सके। खबर शामली से है, जहां शामली के जंगल में एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का फांसी पर लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सूचना पर ASP संतोष कुमार सिंह और CO कैराना ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी के लिए भेज दिया है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ एक ये अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पाई गई है और जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष की। ये यहाँ पर कमल मलिक सनाम राम बिहार मकमूरपुर के रहने वाले हैं। इनका ये गन्ने के खेत है। इसी गन्ने के खेत में एक डेड बॉडी पाई गई है और इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसकी शिनाख्त करवाई जा रही है। फील्ड यूनिट की भी टीम यहाँ पर आ गई है। इसके द्वारा जो है सब कार्रवाई की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कर इसकी जो है। खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पडरौना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट के काले व पीले रंग के टेम्पो से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही 242 अदद अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किए। पकड़ी गई शराब में 240 ट्रेटा पैक, 8 अंग्रेजी शराब, प्रत्येक पैक 180 ml और 2 अदद रॉयल स्टेक की बोतलें शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए तस्कर के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज जिले की कोतवाली सहावर पुलिस और SOG टीम ने मिलकर जिले में हुई 3 चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 साथी चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की गई 30 सोलर लाइट प्लेट और 6 बैटरी बरामद की गई। इन चोरों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, थाना सहावर पुलिस, SOG और सर्विलांस टीम के जॉइंट एफर्ट से एक गैंग का खुलासा जनपद कासगंज में किया गया है। जल जीवन मिशन के अंडर जो सोलर प्लेट्स लगाई जाती हैं सोलर एनर्जी कैप्चर करने के लिए, उसको चोरी करके ये लोग बेचते थे। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए थे जिसमें सोलर प्लेट्स चोरी की गई थी। कई बैटरी भी जनपद में चोरी की गई थी। इस गैंग का खुलासा करते हुए 30 सोलर प्लेट बरामद की गई हैं, 6 बैटरी बरामद की गई हैं और जो पिकअप गाड़ी ये लोग यूज करते थे ये सोलर प्लेट और चोरी की बैटरी ट्रांसपोर्ट करने में, वो गाड़ी भी बरामद की गई है। हल्द्वानी में आज से बिजली स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए स्मार्ट मीटर भी तोड़े हैं। मेयर ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहले फेज में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हकीकत तो यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ फैला रही है। उत्तराखंड विकास की गति में आगे न बढ़े, इसको लिए मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों को लगातार कांग्रेस जो है वो झुठला रही है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल इतना, मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है। और मैं जितना इस स्मार्ट मीटर को आज समझाऊँ, मैंने अभी उसके जो लोग आए हुए उनसे मैंने जब बातचीत की, एक्सपर्ट आए हुए उनसे बात की, उनका केवल इतना कहना है जो मुझे लगा, ये स्मार्ट मीटर केवल जो पुराना मीटर है उसका अपग्रेड है।
यानी जो पुराने मीटर लगे थे उसका केवल अपग्रेड है। और ये केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने मीटरों को तोड़ा है, कहीं पर मारपीट की है जो लोग लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई मुद्दा अब रहा नहीं है और केवल एक भ्रम फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इतना बड़ा झूठ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि ये प्रीपेड मीटर है, जबकि मैंने जब उनसे समझा इस बात को, पूरा मीटर को अभी मैंने देखा, समझा, बातचीत की एक्सपर्ट से, उनका केवल इतना कहना था कि जो पुराना मीटर है, जिस प्रकार उसमें जिस प्रकार से वो मीटर चल रहे थे उसी प्रकार ये मीटर भी चलना। केवल इसमें अपग्रेडेशन ये है कि आपको घर बैठे आप कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार से खर्च हो रही है, कितना समय इसमें लग रहा है, वो सारी बातें आपको घर बैठे आपको मिल रही हैं। स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जा रहा है, सबको फ्री ऑफ कास्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना लगाने का है ना मीटर का है, ना आज चार्ज है ना इस मीटर का कभी भी चार्ज आएगा, ना एक्स्ट्रा चार्ज जनता को कभी भी बियर नहीं करना पड़ेगा कंज्यूमर को। एक ये रहा, लोग मिसलीड कर रहे हैं, अलग अलग मैसेज आते हैं, मैं भी देख रहा हूँ मैसेज में कि ये अकेले उत्तराखंड में नहीं चल रहा है, ये भारत सरकार में चल रहा है, पूरे भारत में। इवन वेस्ट बंगाल इसमें टॉप परफॉर्मर है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, आपका उत्तराखंड भी चल रहा है, उत्तराखंड सेकंड फेज में आया है। उत्तराखंड अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, लोग गलत भ्रम फैला रहे हैं कि उत्तराखंड से शुरू हो रहा है, उत्तराखंड आपका सेकंड स्टेज में है। और जो लगातार लोग मारपीट करते हैं, ठीक है हम नॉर्मल होते हैं, हम तो सीधा सा एक टेंडर पाते हैं, हम एक एम्प्लॉय टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं, अपने घर का खुद ही तो ईंट नहीं रखते ना, घर के बनाने के लिए किसी न किसी ठेकेदार को चाहिए, कोई ठेकेदार ही आपको घर बनाता है। मैं बता इसमें क्या है कि आपका पोस्ट पेड मोड है, जैसे बिल आ रहा था वैसे आ रहा था। इसमें एक ऐप दिया जा रहा था आपको मोबाइल में, ऐप आप हर घंटे का कंजप्शन देख सकते हैं कि हमारे घर में किस घंटे कितने यूनिट चल रही है। तो यूनिट गलत होने का चांस, या मीटर रीडर आता है कुछ भी एक पॉइंट गलत करने से आपका बिल बढ़ जाता है, या मीटर रीडर पे भरोसा करते हैं कि मीटर रीडर आया, फिर आप जेई एसडीओ साहब के पास सबके पास जाते हैं कि हमारी रीडिंग गलत आई। इसमें रीडिंग गलत हो ही नहीं सकती, इसमें आपको खुद ही देखना होता है, आपके पास आता है वही डेटा यूपीसीएल के पास जाता है। बीएसएनएल ने अपने फाइबर वाईफाई उपभोक्ताओं के लिए आपको बताना आईपीटीवी सेवा शुरू कर दी है, जिससे अब उपभोक्ता बिना सेटअप बॉक्स के 500 से अधिक टीवी चैनल्स का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही बीएसएनएल ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बीआईटीवी पेश किया है, जिसमें ओटीटी प्ले ऐप डाउनलोड कर भक्ति से लेकर मनोरंजन तक कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाया जा सकता है। ये सेवा 31 मार्च तक बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त उपलब्ध रहेगी। इस नई सुविधा के तहत उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नंबर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर स्काई प्रो ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद वे अपनी एलईडी व एंड्रॉयड टीवी पर एचडी और एचडी चैनल्स देख सकेंगे बिना डीटीएच कनेक्शन की ज़रूरत के। आपको बता दें बीएसएनएल की यह पहल इंटरनेट और टीवी सेवाओं को किफ़ायती दरों पर आम जनता के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बीएसएनएल द्वारा अपनी 5G सर्विसेज, 4G सर्विसेज सब कुछ बेहतरीन अपनी ऊंचाइयों को छू रही है। साथ ही हम लोग जो है आज अपने फाइबर टीवी के स्टार्ट कर रहे हैं, टीवी लॉन्च करने जा रहे हैं फाइबर के ऊपर सर्विसेज, और बहुत ही इकोनॉमिक सर्विस है। आम आदमी को जनसाधारण सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही न्यूनतम रेट्स पे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पूरे शहर में हमारा सारे टावर्स अपग्रेड हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल रहा है। आज क्या क्या करने जा रहे हैं विशेष? अभी देखिए जो हमारा ये मार्केटिंग कैंपेन है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम 4G सर्विसेज के बारे में लोगों को बता रहे हैं, दूसरा हमारे फाइबर के कनेक्शन है। जैसे कि आपने सुना होगा कि रिलायंस वाले या एयरटेल वाले अपने फाइबर के कनेक्शन देते हैं, तो हमारे ये जो भी शिवालिक नगर एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों के भी फाइबर कनेक्शन है। और अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो उनसे हम बहुत सस्ती कीमत पे। रुड़की नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में मीडिया के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई। विधायक प्रदीप बत्रा ने बैठक के दौरान मीडिया के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें कवरेज करने से रोका। इस पर मीडिया कर्मियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री के मंगलवार के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की। कांग्रेस के कलियर विधायक फुरकान ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नगर निगम की बैठक में पत्रकारों के बैठने को नहीं दिया गया, जिससे जनता को प्रस्तावों की जानकारी नहीं मिल सकी। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी निंदा करते हुए कहा कि बोर्ड की बैठक को लाइव किया जाना चाहिए था। वहीं पार्षद नितिन त्यागी और सचिन चौधरी ने आरोप लगाया कि विधायक प्रदीप बत्रा ने बोर्ड बैठक में मनमानी की और पार्षदों को बोलने का मौका नहीं दिया। हम संतुष्ट नहीं, हमें मजा नहीं आया, हमें नहीं आया मजा नहीं आया।
आपकी कैसी बैठक हुई आप अंदर से? बैठक हुई पर मजा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हमें अपने मुख्य नगर वो अपने मेयर मैडम से बात करनी थी, हम नहीं कर पाए। किसने नहीं बात करने दिया? हमारे विधायक जी नहीं करनी थी, वही थे सब कुछ उन्होंने कहा। तो उनकी विधानसभा तो है, अब नगर निगम का चुनाव वही लड़ लेते, बात खत्म थी। हमें तो इतना पता, हमें लगा नहीं हम निगम में बैठे आज, साफ है बात। हाँ जी, इसलिए हमें एंट्री बंद थी ताकि आप लोग सब कुछ देखते और पता चलता जनता को विधायक जी ने सुना। आपने महसूस किया जेल में बंद हो? बिल्कुल मजा नहीं आया बिल्कुल भी। इसमें ये जबरदस्ती का मैटर था, वो कुछ नहीं है। कर दिया कि मीडिया वाले नहीं आएंगे। जब मीडिया 5 साल से आ रहे तो हमें केवल बंदगी बना के रखा गया अंदर, समझ लो। हमें ना कार्यक्रम दिए, ना क्यों नाम एमएनए की चली वहां पे, ना मेयर की चली, दोनों कठपुतली बन के रहे। विधायक ने अपना आप संचालन करा, सारे काम विधायक ने करे, और किसी को हाथ खड़े करने की, ना किसी को बोलने की। पहले एक बोल लगा, जब मैंने कह दिया बोर्ड खत्म हो गया तो खत्म हो गया। मैं बोर्ड क्यों खत्म हो गया, आप उसका जवाब दो। तो उसका जवाब भी जो है मैंने जवाब मांगा था, मेयर ने, विधायक ने जवाब दिया हर बात का। तो विधायक ने इसमें कुछ इसकी चली होगी अंदर, या इन्होंने कुछ दाल में काला करा होगा। बिल्कुल ना मीडिया को मिलने क्यों नहीं दिया, मिलने को मिला। ललित मोहन अग्रवाल अंदर ही बैठे थे? ना ललित मोहन अग्रवाल जी नहीं बैठे थे, उनकी जो वाइफ बैठी थी उन्हें बोलने भी नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोल पाई है जी। पर्दे के पीछे वो चलाओ आप। नए बोर्ड की पहली बैठक में जहां जो है जनप्रतिनिधियों को प्रेस का सम्मान करना चाहिए था, बोर्ड की बैठक को लाइव दिखाना चाहिए था, ताकि बोर्ड की कार्यशैली, उसकी गुणवत्ता का रुड़की की जनता को पता चले। ऐसे में मीडिया को बाहर करना बहुत गलत है। और मुझे अभी किसी सदस्य ने बताया कि जो लोग निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, उनके स्थान पर उनके पति या उनके प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, जो कि खुलेआम उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन है। भ्रष्टाचार है। जो हम पहले कह रहे थे कि हमारी कैंडिडेट जो हैं वो मजबूत हैं, वो बोर्ड चलाने में सक्षम है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो नवनिर्वाचित मेयर हैं वो बेचारी भोली हैं, सिद्धि हैं, और उनकी जगह जो है कोई दूसरा आदमी उन्हें पपेट के तरह इस्तेमाल करके बोर्ड चलाना चाहता है। पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया, वो गलत किया। मानो पत्रकारों का होना जरूरी था, जब पत्रकार ही तो हमारी आवाज़ उठाते हैं। मानो पत्रकार मानो कोई किसी क्षेत्र में कमी थी, कोई किसी वर्गों की मांग थी, या कोई पार्षद अपनी बात कर रहे थे, तो इतना पत्रकारों को नहीं पता चला था वो बात कैसे उस अधिकारी के पास पहुंचेगी। किसकी चल रही थी अंदर, मेयर साहब क्या चल रही थी? मेयर साहब नहीं, जो मेयर साहब ने कुछ नहीं बोल रही थी, जो भी थे बतरा जी उनका जवाब दे रहे थे। अच्छा। तो मानो देखो, जो मेयर चुने अनिता जी चुन के आई है। अच्छा। और जी अनिता जी को जवाब देना चाहिए था, या अमेन ने जवाब देता, अमेन ने दे दिया। नहीं, बोर्ड तो सभी मिलकर चला रहे थे। कौन चला रहा था? जैसे आप बता रहे हैं कि अगर बोर्ड की बैठक मैंने तो देखो, आपने भी सपोर्ट नहीं करा विधायक जी? मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, ऐसा क्या? मैंने कहा कि पत्रकारों को अंदर बुलाओ, कि उन्हें अपनी बात उन्हें देखे यहाँ पे, तो उसके बाद में चाहे उन्हें बाद में बाहर निकाल। जब आप अंदर थे तो आपको कहना चाहिए था, मुद्दा उठाना चाहिए था कि मैं जब भी आऊंगा मैं प्रदेश सदस्य नहीं कहा। भाई मैं तो कहा कि इन पत्रकारों को बुलाओ, मैंने कई बार कहा। अधिकारी आपको बोल दिया आप पिछले जो बार ऐसा कहीं नहीं, पत्रकारों को नहीं बुलाया, क्यों मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं सदस्य, मुझे क्यों बाहर करेंगे? नई टिहरी कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी मुख्य विकास आपको बता दें मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान लगभग 28 जन शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि 28 मामले आए थे, जिसमें पेयजल, सड़क पुनर्वास आदि मामले थे, जिससे हमने संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही जितनी शिकायतें आई हैं उनका मौके पर निस्तारण किया गया, और अधिकारियों को बताया कि पर्सनली उनसे संपर्क कर, उनको समझाकर उनका निस्तारण करें। कुल 28 मामले आ चुके हैं, जिसमें जो है सड़क से संबंधित हैं, कुछ पेयजल से संबंधित हैं, या पुनर्वास से संबंधित हैं। सभी संबंधितों को अवगत करा दिया गया है जल्द से जल्द निस्तारण के लिए, और कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।